Good afternoon, children. So I today start the lesson, chapter one, Indian economy. तो आपको जैसे पता है कि ये जो इंडियन इकोनॉमी है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट वन, यूनिट टू एंड यूनिट थ्री। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मतलब एक यूनिट में 3 चैप्टर है। यूनिट वन में 3 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी। Indian economy on the Indian economy on the eve of independence. Yes. Okay. तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें इसमें मोस्टली 3 सेक्टर्स की बात की गई है। जो फर्स्ट सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द सेकंड वन इज industrial sector, and the third one is foreign trade and demographic condition, and the last one is occupation and infrastructure. तो इसमें डिस्कस किए तो अब हम इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो शुरुआत है वो 757 से शुरुआत होती है इस चैप्टर की, बैटल ऑफ प्लासी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे उसमें जब हमारे देश में वो आए थे तो उनके बारे में बताया गया है, बैटल ऑफ प्लासी। तो उसके ऊपर बताया गया था। तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट अंडर द colonial rule. इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। मतलब उनसे आने से पहले हमारा देश कैसा था? तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ, जो एग्रीकल्चर था, जो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल गेट। The country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. India was particularly well known for its handicraft industry. जो इंडिया था वो ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, मतलब हाथों से बहुत ज़्यादा काम होता था। इन द फील्ड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, metal and precious stoneworks, etc. These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from India. The economic policies pursued by the colonial governments in India were concerned more with the protection, more with the more with the protection and promotion of the economic development of the Indian economy. Such policies brought about the fundamental change in structure of the Indian economy, transforming the country into supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain. तो ब्रिटेन से जो हमारा रॉ मटेरियल परचेज होता था कंज्यूमर के लिए। Obviously, the colonial government never made by sincere attempt to estimate India's national and per capita income. Some individual attempts which were made to means which incomes were conflicting in
Among the notable estimation, Dadabhai Nauroji, William Findley, V.K. R.V. Rao, and R.C. Desai, it was Rao was estimated during the colonial period was considered very significant. However, most studies did find that the country's growth and aggregate real output during the first half of the t- 20th century was less than 2%, appeared with a mere half percent growth in per capita output per year. तो माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन बनता है ये कि लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, उससे पहले मतलब हमारा देश कैसा था अंग्रेजों के उससे पहले आने के लिए। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मैं अभी लिखता हूँ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द colonial rule। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया एक प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। द सेकंड पॉइंट इज एग्रीनियन, मतलब एग्रीकल्चर पे जो हमारी 1/3 पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर डिपेंड थी। थर्ड, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मतलब हैंडीक्राफ्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब हम इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्कस करेंगे। मैं अभी बताता हूँ आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में थोड़ा। इसमें एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया, तो एग्रीकल्चर है इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन, मतलब एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी जो मतलब एग्रेरियन मीन्स जो ज़्यादातर हमारे पीपल थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज population lived mostly in village and derived livelihood directly or indirectly from agriculture। 85% जो population थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी हमारी। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture, अब इसमें ये देखो, ये दिखा भी रखा है, agriculture during pre-British India, the French traveler described 17th century Bengal in the following way: the knowledge India's agriculture stagnation under the British colony। देखो इसमें इस पिक्चर को दिखाता हूँ मैं आपको। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये ना सेक्टर कंटिन्यूड एंड एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन, एंड स्टैग्नेशन का मीन्स होता है भूख हड़ताल, मतलब उसके बारे में। एंड नोट अनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डाटा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो थ्रू इन एब्सोल्यूट टर्म्स, द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट of the aggregate area under cultivation। The stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the various system of land settlement। मतलब जो हमारा स्टैग्नेशन का कोज था मेन, द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कोज मेनली बिकॉज ऑफ लैंड सेटलमेंट एंड वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। मतलब जो हमारे ब्रिटिश थे वो उनसे हम लगान चार्ज करते थे, तो ये उसके रिलेटेड बता रखा है। लैंड सेटलमेंट ये मेन कोर्स था दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम which was implement which was implement in the Bengal Presidency, comprising part of India's present-day eastern states. The profit accruing out of the agriculture sector went to the zamindari instead of the cultivators. However, a considerable number of zamindars, and not just the colonial government, did nothing to improve the condition of agriculture.
The main interest of the zamindars was only collect rent regardless of the economic condition of the cultivators. मतलब वो ज़्यादातर हाई लगान चार्ज करते थे, हाई रेंट चार्ज करते थे उसको ज़मींदार से. This caused immense misery and social tension among the latter. To a very great extent, in the terms of the revenue settlement, were also money for the zamindars adopting such as attitudes. Dates for depositing specific sums of revenue. Zamindars were to lose their rights beside lack of irrigation facilities and negligible use of fertilizers. All added up to farmers and contributed to the decimal level of agriculture productive. There was the course of some evidence of a relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture. But this could hardly help farmers in improving the economic condition as ओके. तो अभी इसमें से मैं इसका अब एक नेक्स्ट पार्ट और बनाऊंगा, तो उसमें मैं इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा बचा हुआ है अभी, वो मैं भी सारे दोबारा डिस्कस करूँगा अच्छे से. तो जब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.